औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिफा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर खिदमत हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है विमेन एंड ग्लोबल इमेज। नाज़रीन मोहतरम, आज सोशल मीडिया के इस दौर में जब किसी मुस्लिम औरत का जिक्र होता है तो ज़्यादातर उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो एक मजलूम औरत है, वो एक सप्रेस्ड है, कि इस्लाम ने उसे बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा है या वो दकियानूसी है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम ने औरत को ये इमेज दी है या फिर मुसलमानों की अपनी जहालत ने ये औरतों की इमेज बना दी है कि आज जब मुस्लिम औरत का ग्लोबली जिक्र होता है तो उसको इस तरह से मजलूमाना अंदाज में पेश किया जाता है कि अरे ये तो मुस्लिम औरत बड़ी बेचारी है, इसके पास ना कोई राइट्स हैं और ना ही इसके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि दीन इस्लाम ने असल में औरत को क्या राइट्स दिए हैं और मुसलमान अपनी जहालत के बिना पर औरतों के राइट्स को नहीं समझ रहे हैं और किस तरह से औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए, हमारे तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल आज आपसे ये है कि अगर कोई मुसलमान मर्द किसी औरत पर जुल्म करता है तो इससे इस्लाम की इमेज पर क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, यानी अगर नजरी एतबार से देखा जाए, इसके दो जवाब हैं कि अगर नजरी एतबार से देखा जाए तो इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस्लाम के उसूल तो अपनी जगह अटल हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ता है कि दूसरा आदमी जब ये देखता है तो वो ये समझता है कि अगर ये मुसलमान मर्द मुसलमान औरत पर जुल्म कर रहा है, इसके माने इसके दीन ने इसका यही इसको ये हुक्म दिया है कि तुम ये करो। तो इसके दोनों जवाब हैं। एक तरफ ये है कि इस्लाम के उसूल अपनी जगह अटल हैं, लेकिन वो उसूल मुसलमानों के अमल में मैनिफेस्ट होने चाहिए या होते हैं, या दीगर कौमें जो हैं वो मुसलमानों के अमल से ही इस्लाम को जज करती हैं। तो उस एतबार से वो ये समझती हैं कि ये मुसलमान जो है औरत चूंकि ऑप्रेस्ड है तो इसके दीन ने ही इसको ऑप्रेस किया है ना, इसको ऑप्रेस्ड रखा है, इसको मजलूम रखा है, इसको महकूम रखा है। तो लेकिन जो अगर हकीकत समझने वाले हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि दीन इस्लाम और है, मुसलमानों का अमल और है। और ये चीज तो शुरू से ये चल रहा है कि दीन के उसूल और हैं, मुसलमानों का अमल और है। और ये बिल्कुल शुरू से चल रहा है। मैं अगर मुझे इजाजत दे दी जाए कहने की तो मैं ये कह दूंगा कि वफात पैगंबर के बाद से ये अमल चल रहा है कि मुसलमानों का अमल और है और इस्लाम के उसूल और है, इस्लाम के उसूल और हैं। तो ये क्या किया जाए इस बात का कि जो है वो इस मुसलमानों ने जो है वो अपने अमल के जरिए से बहुत से मिसकंसेप्शंस को और बहुत सी गुमराहियों को सामने जो दुनिया के ला खड़ा किया और दुनिया ये समझने लगी कि ये इस्लाम के उसूल है। तो लिहाजा मैंने अर्ज किया कि इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यही है कि जो जानने वाला है वो ये समझता है कि इस्लाम के उसूल और है, मुसलमान का अमल और है, लेकिन जो अवाम है वो ये समझेंगे कि जो मुसलमान का अमल है वही इस्लाम का उसूल है। सही है ना? तो ये है। तो लिहाजा इस बहुत बड़ा खतरा है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो औरतों पर जुल्म करता है तो अवाम में यानी एक जनरल पब्लिक परसेप्शन यही जाएगा कि ये अपने दीन के मुताबिक कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज के टाइम पर औरतों की इमेज किस चीज से खराब ज्यादा हो रही है और खुद उसमें औरत का कितना बड़ा हाथ है? देखिए, औरत की इमेज जो है औरत का, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि जब जुल्म की बात आती है तब भी औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहेज के मामलात में और इस तरह के घरेलू मामलात में हम देखते हैं कि औरत का झगड़ा औरत से ही ज्यादा होता है। औरत का झगड़ा औरत से ही ज्यादा होता है। ग्लोबल लेवल पे औरत की इमेज सबसे ज्यादा खराब किस बात से हो रही है कि औरत को पूरे तौर पर प्रोडक्ट बना दिया गया है और औरत को इसका एहसास भी नहीं है। प्रोडक्ट बना दिया गया है कि उसको वो एक मार्केटिंग की चीज है, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की चीज है।
मैं कहता हूं दुनिया की औरतें इस बात को समझें कि आज से 2000 साल पहले जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसकी शक्ल कुछ और होती थी। आज जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी शक्ल कुछ और है, लेकिन आज भी एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। ठीक है ना। उस वक्त आप कहते हैं कि जो है वो औरतों को तोहफे में दिया जाता था, वो आपकी एक्सप्लॉयटेशन का एक शक्ल है। तो आज की शक्ल ये है कि उसको जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना के बराबर कपड़ों में जो टीवी पे और जो है वो स्क्रीन के ऊपर पेश किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। ये बताइए कि वो चीजें कि जो मर्द की मखसूस है, मिसाल के तौर पे शेविंग किट का जो एड होता है उसको औरतें ही परफॉर्म करती हैं। तो क्यों? तो देखिए बात ये है कि जब बात आती है एक्चुअल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की, तो वहां पे जैसे पिछली दुनिया फेल होती थी, आज की दुनिया भी फेल है। क्यों फेल है मैं आज आपके बताऊं। आपसे बहुत ही कॉन्क्रीट सवाल करता हूं। देखिए ख्याली बातें करना तो बहुत आसान है, मैं एक कॉन्क्रीट आपसे सवाल करता हूं। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो फ्रीडम का अलंबरदार है। है ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताइए कि अमेरिका में कितने जो हैं वो प्रेसिडेंट आज तक औरत हुई है? बताइए कितने प्रेसिडेंट गुजर गए? कोई हुई? अब मैं आज आपकी नॉलेज में लाता हूं, एक भी औरत नहीं। एक भी औरत। सही। तो कहाँ का, तो ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है? औरतें यानी एक ऑब्जेक्ट, यानी रियल एम्पावरमेंट तो नहीं हुआ है। हाँ भाई, कोई तो औरत इस सलाहियत की होती। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए जिस तरह से आपने ये कहा कि एम्पावरमेंट असल जो है तो अमेरिका में नहीं मिली, तो अगर देखा जाए वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही आप बात करें, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान कंट्रीज, दो बातें मैंने कही। एक तो ये कि मुसलमान कंट्रीज को तो यही ब्रांडिंग की जाती है कि वो तो औरतों के मुखालिफ हैं ही हैं। हालांकि मुसलमानों में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो गलत हुआ। लेकिन जहां जो सबसे बड़े अलंबरदार हैं वहां भी नहीं हुआ, जहां फ्रीडम का नारा तो इसकी माने ये है कि जिस तरह मुसलमानों ने औरत को प्रोडक्ट समझा या उसकी तजलील की, उसको महकूम बनाया, उसको मजलूम बनाया, उसी तरह से दूसरों ने भी बनाया। और इसके माने ये अब सुनिए कि यानी औरत को मजलूम और महकूम बनाने में पूरी दुनिया एक है। पूरी दुनिया एक है। और हर जगह उसको उसका जायज जो हक होना चाहिए वो नहीं मिला। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दुश्मनी खुद औरतों की यूं है कि जब तक देखिए औरत बाशऊर बातालीम नहीं बनेगी, दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म जहालत है। जो जितना जाहिल होगा तो वो उसको पीछे ही रखा जाएगा, वो पीछे ही रखा जाएगा। तो जो जुर्म जहालत है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो लिहाजा एम्पावरमेंट की जहां तक बात, फिर मैं आपको तारीख में और पीछे ले चलता हूं कि आप ये बताइए कि जो है जिस मगरिब की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, और मगरिब की कुछ बातें जो है वो काबिल एहतराम है, काबिल तहसीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि मगरिब ने जो है वो औरतों को, यूरोप ने औरतों को वोट देने का हक कब दिया? बहुत अभी मतलब पिछली 19वीं सदी में दिया है। 19वीं सदी से पहले वहां की डेमोक्रेसी में औरतों को वोट देने का हक नहीं था। थोड़ा सा और आगे बात बनाता हूं। 1920s के आसपास यह हक मिला है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो दुनिया की सबसे कदीम, सबसे मोहतरम, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं और जिनकी हिस्ट्री तकरीबन 500-600 साल की है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1920 के आसपास औरतों को डिग्री देने का वहां पे शुरू हुआ है। उससे पहले औरतें पढ़ तो सकती थी, डिग्री नहीं मिलती थी। डिग्री नहीं मिलती, डिग्री सिर्फ मर्दों को मिलती थी। जी, तो अब आप सोच लीजिए कि यानी हर जगह कहीं ना कहीं ये मामलात आते हैं, होते रहे हैं। और दुनिया में तमाम चीजें, मैंने कहा ना कि औरतों की, आपने सवाल किया कि औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन सी चीजें हैं, तो मैंने कहा कि पहला तो ये कि माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। घरेलू जितने वायलेंस होते हैं उसमें अगर आप उसकी परतें उखाड़ेंगी तो आपको लगेगा कि औरत के ऊपर जो वायलेंस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं औरत ही शामिल थी, औरत का ही हाथ शामिल। दूसरे लेवल पे सबसे बड़ी मुसीबत जो ये है कि उसको आज भी एक प्रोडक्ट माना जाता है, जिसके लिए यानी जिसको जो है वो उसको यूज करने की एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो कि गलत है। और उसको उसका एक डिग्निफाइड जो एक जायज मुकाम मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है।
और बालाए सितम ये भी है कि औरतें सेटिस्फाइड हैं। हाँ, वो इसमें सेटिस्फाइड है। एक फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम है जो उनको दिया जा रहा है। वो ये फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम ये है कि उनको कुछ माल का मालिक बना दिया गया है, कुछ प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया गया है, जिससे वो समझ रहे हैं, लेकिन वो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन तो उस वक्त हासिल होना चाहिए कि जब उनको बराबरी के हुकूक दिए जाए हर फील्ड में। वो बराबरी के हुकूक मिलने की तो अभी हमें कहीं नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक मामलात। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या औरत के हक के लिए बोलना इस्लाम के अगेंस्ट नैरेटिव है, या ये चीज़ें मुसलमानों ने और मुसलमानों के दरमियान जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने फैला कर रखी हैं ये चीज़ें? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा तब बोलना शुरू किया, लोगों ने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। मैं इस मामले में बहुत से लोगों को याद करना चाहूँगा। जी, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक पूरा, जहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, वुमेंस कॉलेज, उसके जो फाउंडर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो है वो यानी आज से 100 बरस पहले, 125 बरस पहले औरतों के हुकूक में के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अपना घर दे दिया, अपनी पूरी कोठी जो है वो स्कूल के लिए जो है वो दे दी, और उसके बाद डोनेट कर दी, और उसके बाद उसके लिए और उस स्कूल को इस्टेब्लिश करने में अपना तन मन धन लगा दिया। तो ये कि ऐसे उन्होंने एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम खातून था, और वो उस मैगजीन में वो औरतों के मसाइल और औरतों की चीज़ों को उठाते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा किए। तो ये बात सही है कि जिस तरह से माशरा दबाता है, और उसमें तमाम लोगों का हाथ है, क्लर्जी का भी हाथ है, उलमा का भी हाथ है, और उन्होंने बहुत सी जगहों पर किया। और जब जमाना जैसे जैसे फोर्सफुली अपनी बात को कहता जाता है, तब वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन देते जाते हैं। तो ये चीजें भी हैं जिनको कहना बहुत जरूरी है, वरना फिर हमारा भी एक विंडो ड्रेसिंग वाला प्रोग्राम होकर रह जाएगा कि उलमा का भी इसमें रोल रहा है और औरतों को दबाने में, और सभी का रोल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस्लाम के सही बुनियादी उसूल बगैर किसी खास तौजी और उसके बिल्कुल सामने सामने पेश किए जाएं, ताकि चीजों को सामने लाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि क्या जहालत से भरे एक्शंस इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा सबब है? मसलन इसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि क्या करेंगी औरतें इतना पढ़ लिख कर, करना उन्हें घर का काम ही है, या औरतों को बात बात पर चुप करा देना। तो इस तरह की ये जो जहालत है, तो क्या इसकी वजह से इस्लामोफोबिया है आज? हाँ, मतलब वाकई ये कॉम्प्लेक्स सवाल है। क्या करेंगी औरतें? क्या इल्म हासिल करना इसलिए होता है कि क्या करेगा आदमी? इल्म की अपनी कोई अर्जिश नहीं है, इल्म की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूं कि पढ़ लिख के अगर आदमी गड्ढा भी खोदता है तो वो जाहिल से बेहतर खोदेगा। मजदूरी करता है तो वो जाहिल से बेहतर मजदूरी करेगा। तो इल्म का ताल्लुक ऑक्यूपेशन से नहीं है। ऑक्यूपेशन से ताल्लुक तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री का होता है कि साहब इंजीनियरिंग की डिग्री करके आप इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन इल्म की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इल्म की अपने आप में वैल्यू है, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना बने। कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं मजदूरी करूंगा लेकिन मैं इल्म हासिल करूंगा। तो इल्म हासिल करके मजदूरी, दुनिया के आप खुद कहती हैं कि बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मजदूरी करते थे या नहीं करते थे? उनको तो ये कहना चाहिए था कि अरे साहब मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो मस्जिद नबवी में बैठ करके सिर्फ फतवा दूंगा और कुछ नहीं, तालीम दूंगा। ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगी? जो काम करेंगी अच्छा करेंगी। भाई क्या करेंगी? बच्चों की तरबियत करेंगी। एक पढ़ी लिखी माँ और एक जाहिल माँ में इतना ही फर्क है कि जितना जो है वो जमीन और आसमान में फर्क होता है। खुद कुरान कह रहा है कि क्या एक आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उसमें ये लाने की क्या बात है? क्या करेंगी? और वो कुछ भी कर सकती है। क्या वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकती? क्या वो किसी गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकती? और कौन सी जगह है और कौन सा मौका है कि जहां पे औरत काम नहीं कर सकती? आप बताइए। तो क्या करेंगी? ये तो अब तो ये सवाल ही हवा हो चुका है और बेकार हो चुका है। तो इसलिए सवाल करना कि साहब उनको तो चूल्हा, हम कहते हैं चूल्हा ही फूंकना है खुद, क्या ये कोई डिग्रेडेड जॉब है? कोई बहुत ही निचली जॉब है किसी के लिए रिस्क का इंतजाम करना? और मैं कहता हूं कि आज के बदले हुए हालात में मर्द औरत दोनों को खाना पकाने की बुनियादी स्किल आनी चाहिए, ताकि जो है वो अगर वो कहीं चली जाए या कुछ हो जाए तो इंसान अपना पेट तो भर सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कुछ भी करे, मैं कहता हूं कि अगर यही कहा जाए कि वो खाना ही पकाएंगी तो वो जाहिल औरतों से बेहतर खाना पकाएंगी।
वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगी, वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखेंगी, वो हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखेंगी, वो तमाम चीज़ों का ख्याल रख के खाना पकाएंगी। तो ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल बेमाना सवाल है कि क्या करेंगी, वो जो भी करेंगी इल्म हासिल करके बेहतर करेंगी। बिल्कुल। और जैसे कि आज के टाइम पर भी हम देखते हैं जो दकियानूसी औरतें हैं वो जिस काम को बड़े तरीके से सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक करती है, लेकिन अगर वहीं पर एक पढ़ी लिखी औरत है तो वो उस काम को स्मार्टली करना जानती है। जो काम एक जाहिल औरत, अगर ये कहना गलत ना हो कि वो जो है 1 घंटे में कर रही है, वहीं पर एक पढ़ी लिखी औरत है उसे तरीका क्योंकि मालूम है तो वो उस काम को आधे घंटे में ही अंजाम दे रही है। ये फर्क है यहाँ पर। बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क आज पूरी दुनिया समझ रही है कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं। स्मार्ट वर्क का यही मतलब है कि कम एफर्ट में ज्यादा नतीजा, है ना। और हार्ड वर्क का मतलब है कि बहुत बड़े जो है काम के का छोटा सा नतीजा। लेकिन ये कि स्मार्ट वर्क ये है कि आप कम एफर्ट करें और बेहतर नतीजा हासिल हो। इसी का नाम फिर इसी स्मार्ट वर्क के नतीजे में मशीनें इजाद हुई कि मशीन का मतलब ही ये है कि कम एफर्ट में ज्यादा नतीजा जो चीज दे दे वो मशीन कहलाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि अगर इस्लाम मुस्लिम औरतों के लिए या तमाम औरतों के लिए इंसाफ की बात करता है, उनके हुकूक की बात करता है, तो फिर ये मुसलमान उसका उल्टा क्यों करते हैं? मसलन हक मीरास ना देना या मेहर के मामले में ये जो बहस मुबाहिसा होता है, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है, मैं आपको सच सच बताऊं कि एक तो पार्टली ड्यू टू उनका जो नॉन अवेयरनेस है, ना जानना इस्लाम के उसूलों की स्पिरिट को ना समझना। सबसे बड़ी बात है स्पिरिट को ना समझना और हर बात को रस्म बना लेना। और दूसरी बात है कल्चर का असर। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे यही रस्म चली है कि औरतों को हक मीरास न दिया जाए, वहां की यही रस्म रही तो हमने भी ये कर लिया। और दूसरे किसी भी चीज को रिचुअल बना देना, हर चीज को हमने तो हर चीज को रस्म बना दिया। हमने तो नमाज रोजे को रस्म बना दिया, हमने तो मजलिस और आजादारी को रस्म बना दिया। तो अगर हमने जो है वो मेहर को रस्म बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? रस्म यानी अब रस्म और स्पिरिट में फर्क क्या होता है? रस्म और स्पिरिट में फर्क ये होता है कि रस्म होती है बेनतीजा, स्पिरिट होती है बानतीजा। तो अगर आपने रस्म मेहर की एक बिल्कुल 10,000 या 14,000 लिमिट बांध करके उसको बिल्कुल रख दिया तो वो जो हो गई बेनतीजा, एक रिचुअल, एक रस्म हो गई। ये वैसी रस्म है जैसे कि मांझा और साचक और ये सब की रस्म होती है ना, जिसका कोई नतीजा नहीं है। ये तो सिर्फ एक इसकी एक जो है सेरेमोनियल वैल्यू है ना, जिसकी एक लफ्ज है सेरेमोनियल वैल्यू के मकसद ये है कि शादी में कुछ भाई जो है वो कुछ शोर शराबा हो, कुछ रौनक हो, इसलिए सब मांझा हो, ये हो, रत जगह हो, वरना रत जगह और उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरीके अच्छा अब मेहर वो चीज नहीं थी। मेहर क्या चीज थी? एक जिंदा हकीकत थी। अच्छा कि औरत को मर्द के सोशल स्टेटस के हिसाब से एक रकम दी जाए जिसकी वो मालकिन हो, जिससे वो कोई फायदा हासिल कर सके, जिसको वो अपने प्रोटेक्शन मनी के तौर पे अपने पास रख सके, जिससे उसका एम्पावरमेंट हो, जिससे उसकी मजबूती हो, है ना। उसको जो है आपने रस्म कैसे बना दिया कि वक्त के साथ आप बदले नहीं और आपने उसको इतना मीगर अमाउंट बना दिया कि जिसका होना ना होना बराबर है। तो 14,000 रुपए आज होना ना होना बराबर है। अब कोई ये रसूल की हदीस सामने लाए कि साहब मेहर जितना हल्का हो उतना अच्छा है, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। रसूल इस्लाम को अगर यही करना था तो रसूल इस्लाम ने ये बताइए कि रसूल इस्लाम ने हजरत अली की ज़िरा क्यों बिकवाई? सही बात है, ये जानते हुए कि उनके पास यही एक इकलौती ज़िरा है। वो तो ये कह देते कि अली जाओ कहीं से 2 दिरहम ले आओ मेरे पास, वही फातिमा का मेहर होगा। सही बात है। तो अमल रसूल हुज्जत है या नहीं है? क्यों रसूल ने मौला की ज़िरा बिकवाई और कहा कि जाओ ज़िरा तुम्हारे जैसे शजा और बहादुर के लिए ज़िरा की कोई जरूरत नहीं, तुम उसे बाजार में बेच दो और वही फातिमा का मेहर होगा। इसके माने ये हैं कि लड़के की सोशल स्टेटस के हिसाब से मेहर होना चाहिए। मजदूर का मेहर जो है वो 10,000 भी हो सकता है और इंडस्ट्रियलिस्ट का मेहर जो है वो 50 करोड़ भी हो सकता है, और इससे औरत का एक स्टेटस भी बुलंद होता है। अब क्या, जब आपने सबको बराबर कर दिया तो आपने रस्म बना दिया और रस्म का कोई नतीजा नहीं निकलता है ना। तो नतीजा
नतीजा तब निकलता है जब आप उसको एहतमाम से उसकी स्पिरिट को समझते हुए करें। वरना नमाज को अगर आप रस्म बनाएंगे तो उठक बैठक रह जाएगी, टक्करें रह जाएंगी और कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए ताकि हमारे अंदर समाजी बराबरी का एहसास पैदा हो जाए, जब हम सफों में खड़े हो जाएं तो समाजी बराबरी का एहसास पैदा हो जाए, हमारे किरदार में तब्दीली आ जाए, हमारी ईगो कम हो जाए, तो वो नमाज वो होती है जिसके लिए अल्लाह कहता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और ये फहशाई वल मुनकर तभी होगी जब हम नमाज को स्पिरिट के साथ करेंगे। उसी तरीके से तमाम चीजें कि कानून विरासत में मर्दों को फायदा था इसलिए औरतों को नहीं दिया, और बस ये हम कहने के लिए मस्जिदों में जो है वो छतें उड़ाने के लिए मजलिसों में बयान कर देते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा अपना हक मांगने, हक विरासत मांगने के लिए गई थी। तो जो नहीं दे रहा है वो भी तो फिर हक को महरूम कर रहा है। और वो कौन है? वो हजरत फातिमा की बेटियां ही तो हैं, उम्मत के एतबार से तो बेटियां ही हैं। कभी कल्चर के नाम पर, कभी जो है पैट्रियार्की के नाम पर, कभी इसके नाम पर, और हर चीज को रिचुअल बना दिया जाता है। और रिचुअल बनाना आसान होता है, याद रखिए। हमने नमाज, रोजे, हमने हज, हमने जो है मजलिस मातम को रिचुअल बना दिया कि जब नतीजा बरामद ना हो तो रिचुअल ही तो हो गया कि बस खास एक टाइम पर जो है वो हम जो है वो कुछ अशार पढ़ लेंगे और कुछ वो कर लेंगे और हो गया हमारा। क्या यही वो अज़ादारी थी कि जिसकी ताकीद जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लेके हजरत हुज्जत तक ने की थी कि हमारे शियों के किरदार पे कोई असर ना पड़े और बस जो है वो नाम लेते चले जाना, हुसैन करते चले जाना, तो रिचुअल बन जाती है। समाज में ज्यादातर चीजें ओवर द पीरियड रिचुअल बन जाती है, और जैसे रिचुअल बनती हैं अपनी रूह खो देती हैं। जब रूह खो देती हैं तो मुर्दा हो जाती हैं, और मुर्दा से कोई नतीजा बरामद नहीं होता, जिंदा से नतीजा बरामद होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारा आखिरी सवाल आपसे कि इस तरह से ग्लोबल इमेज एक मुस्लिम औरत की बनाई गई है कि मुस्लिम औरतें दकियानूसी होती हैं, ये कहा जाता है, और इसी तरह से उनको पोर्ट्रे भी किया जाता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जैसी इमेज बनाई गई है, आप ही ने कहा कि बनाई गई है नहीं, एक्चुअल में नहीं है, दीन के उसूलों में नहीं है, बनाई गई है। तो इसका हल भी यही है कि वो इमेज तोड़ी जाए, उस इमेज को खत्म किया जाए और उस इमेज को बदला जाए। और जिस तरह से बदला जाए, पहला तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने जो है वो फिक्र में बदलाव लाना पड़ेगा। कोई भी चीज समाज पे, धरातल पर एक्चुअल में तभी बदलती है जब पहले हमारी फिक्र बदले, है ना। तो कुरान में भी कहा गया अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक उसके नहीं बदलता जब तक कि अपने हालात में बदलना चाहे। तो आप बदलिए, पहले मर्दों को बदलना होगा, औरतों को बदलना होगा, खुद पहले अपने को बदले, है ना। और जब सब लोग, पूरा माशरा बदलने के लिए तैयार हो जाता है और उसके राह में यानी एफर्ट करता है, तो फिर उस माशरे को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि भाई हमारे समाजी उसूल हैं, उन कवानीन के जो चलेगा माशरा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं चलेगा वो नीचे जाएगा। ये तो कुरान से पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं कि समाज के जवाल और उसके जो है वो ऊपर जाने के, यानी कमाल की तरफ जाने के और जवाल की तरफ जाने के उसूल हैं, कवानीन हैं, उन पे जो चलेगा वो ही करेगा। तो सबसे पहले औरतों को तालीम हासिल करना चाहिए, हर चीज में आगे आना चाहिए, तो ये इमेज अपने आप बदल जाएगी। जैसे बनी है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, उसी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो ये खत्म भी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा कि जब औरतें और मर्द तकरीबन बराबर होंगे, और बराबर का मतलब आइडेंटिकल नहीं होंगे, बल्कि अपने अपने रोल में फिट होंगे, सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे और सब अपने अपने, यानी उसमें फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं होगा बल्कि रियल सेंस ऑफ इक्वालिटी होगा। जो आज जो है, मैंने कहा ना कि बहुत सी औरतों को फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है, फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी है, नहीं, फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं बल्कि रियल सेंस ऑफ इक्वालिटी। जहां महसूस होगा कि उनका रियल एम्पावरमेंट है, जहां महसूस होगा कि दुनिया में उनकी जो वक़्त है वो रियल है, सिर्फ किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं है, किसी को लुभाने के लिए नहीं है, सिर्फ किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि रियल तरीके से वो डिसीजन मेकर हैं। बल्कि उसके साथ साथ जो है वो हर चीज में वो लॉ मेकर बने, वो सोसाइटी मेकर बने, वो होम मेकर बने। और होम मेकर भी, फिर कह दूं कि होम मेकर होना
कोई छोटा मोटा जो है वो काम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुकद्दस काम है, बहुत बुलंद काम है, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और उस पर उसको फख्र करना चाहिए कि वो एक आने वाली नस्ल को बाकमाल बनाना चाह रही है और आगे बढ़ाना चाह रही है, और उसके इस काम का जो जजमेंट होगा, जो जज किया जाएगा कि उसके बच्चे कैसे निकल रहे हैं, अगर अच्छे निकल रहे हैं तो वो कामयाब है, हर लिहाज से कामयाब है। तो ये इमेज होना, देखिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में हम वो दिन देख सकेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी डॉक्टर साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छे से तमाम सवालात के जवाब दिए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से इस चीज़ को हाईलाइट किया और ये फरमाया कि मुसलमान का अमल कुछ और है और इस्लाम के हकीकी उसूल कुछ और हैं। तो ये बिल्कुल एक वाकई और एक हकीकी बात है कि आज जो मुसलमान अमल कर रहा है, उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो नेगेटिव अमल है, उसको हम इस्लाम से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमें इस्लाम को समझना है तो हमें इस्लाम को इस्लाम से समझना होगा, इस्लाम के हकायक को, इस्लाम के उसूलों को पढ़ना होगा। ना ये कि किसी एक मुसलमान के अमल को देखा और ये सोच लिया कि अच्छा इस्लाम ये है, इस्लाम ये कहता है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत इस माशरे में इस बात की है कि औरत और मर्द दोनों ही इस्लाम के हकीकी उसूल से आशना हो और वैसा ही अमल करने की कोशिश करें। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और प्रोग्राम में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।